हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इसी जुनून के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज से हम लोग का क्लास बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और बायोलॉजी के क्लास को अब कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो हम लोगों को आगे काम देता है। ठीक है, जब कोई इंसान पढ़ाई लिखा अगर छोड़ भी देता है ना, तो उसको जो हमेशा काम देने वाला विषय है वो है बायोलॉजी। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। सुनो, पहले कुछ बेसिक बात बता देते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। ठीक है, देखो बाबू, अगर हम एक छोटा सा शब्द के मतलब पहले समझा पाए तुम लोग को, गौर से देखना। ठीक है, अगर हम बोले जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु, जीव जंतु के मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। जंतु के मतलब होता है जानवर हो या तो फिर मानव हो। मानव को भी एक जानवर के श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और जीव के मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा होता है। क्या होता है? पेड़ पौधा। जंतु के मतलब जानवर और जीव के मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, अब मेरा कहना ये है, ध्यान से सुनना इस बात को। जीव जंतु, सर अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग के भी बारे में, जीवों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, जानवरों के बारे में भी पढ़ाया जाता है, मानव के भी बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बोले जीव विज्ञान, तो जीव का मतलब हो गया पेड़। ठीक है, पेड़ पौधा। तो हम जीव विज्ञान में केवल पेड़ पौधा के बारे में ही ना पढ़ते, हम लोग अपने बारे में क्यों पढ़ते जीव विज्ञान में? समझ पा रहे हो? तो प्राचीन काल में मैं एक बात बता दूं तुमको कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम आपको पहले के लोग जीव विज्ञान को ही मान लिया पार्ट हम लोग के भी। ठीक ना, यानी कि पहले उतना ज्ञान किसी को नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बायोलॉजी बढ़ा सबको पता चलते गया ये सब क्या होता है इसे। ठीक है, फिर धीरे धीरे बायोलॉजी के ज्ञाताओं ने इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, बायोलॉजी के दो भागों में बांट दिया। ठीक है, पहले पार्ट को कहा गया जूलॉजी। क्या बोला गया? जूलॉजी। और दूसरे पार्ट को बोला गया बोटनी। क्या बोला गया? बोटनी। पहले पार्ट को बोला गया जूलॉजी और दूसरे पार्ट को बोटनी। पहले पार्ट को जूलॉजी और दूसरे पार्ट को बोटनी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बायोलॉजी का जो लेखक होता है उसको कहा गया अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। परंतु अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के लेखक नहीं थे, बल्कि ये जूलॉजी पार्ट के लेखक थे। कौन? अरस्तु। जूलॉजी पार्ट के लेखक कौन थे? अरस्तु। लेकिन जो आपका बोटनी पार्ट है इसका लेखक का नाम था थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। ठीक ना, ध्यान से सुनना, ये अलग है और ये अलग है। जूलॉजी में हम लोग केवल जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधा में हम लोग बोटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है बात को, उसके बाद आप लोग पूरी बायोलॉजी के बारे में जानकारी हो, मतलब कहलाइएगा कि मतलब हम बायोलॉजी के बारे में जानकारी है। ठीक है, आप समझो गौर से। देखो, बायोलॉजी के लेखक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, बायोलॉजी का लेखक अरस्तु को कहा जाता है और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले पार्ट को कहा जाता है जूलॉजी और दूसरे को कहा जाता है बोटनी। जूलॉजी के लेखक हो गया आपका कौन? अरस्तु। और बोटनी के लेखक कौन हो गया? थियोफ्रेटस। देखिए, ये हो गया अपना बायोलॉजी के एक बेसिक जानकारी। ठीक है, जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बेसिक जानकारी हो गया। ठीक ना, अब इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे, जो मेन चैप्टर है अब उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ये बायोलॉजी क्या होता है नहीं होता है वो सब पढ़ा दी। ठीक है, अब आगे चलो। अब बायोलॉजी में यदि हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ है बायोलॉजी ने, और वो है आपका सेल। पहला चैप्टर जिसको कहा जाता है सेल। समझ में आ रहा है? पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? सेल। क्या है? सेल। सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। सेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका। आइए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका को। ठीक है, चलिए दोस्तों, कोशिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। कोशिका क्या होती है? मैं एक बात बता दूं, यदि कोई व्यक्ति बायोलॉजी पढ़ता है और उसको कोशिका के बारे में जानकारी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो बायोलॉजी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो कोशिका के बारे में जानकारी रखना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गौर से सुनना। पहली बात, कोशिका होता क्या है? ठीक है, हम लोग एक छोटा सा बात करें तो हम लोग का शरीर जो है वो प्रत्येक अंग एक
कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, देखिए पहले इसके बारे में बता दूं मैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। ध्यान से सुनना, कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। कब किया था? तो 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका का खोज किया था। देखिए याद करने के लिए एक छोटा सा बहुत मतलब बहुत शॉर्टकट अगर हम ट्रिक बता पाएँ आपको तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कोशिका काफ़ी छोटी होती है और छोटे चीज़ों को पकड़ने के लिए हमेशा कोई नुकीले चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे में हुक। ठीक है, तो हुक से याद रखना कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। लेकिन एक बात का दिक्कत हो गया इस बेचारे के साथ कि वह कोशिका कैसा था? मृत था। देखिए हर एक लड़का को पता है कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन उसको यह जानकारी बहुत कम मिल बच्चे को है कि वह कोशिका जीवित थी और कि मृत थी, है ना। इसलिए आपको याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था वह जीवित ना रह के क्या रहा था? मृत रहा था। लेकिन जब जीवित कोशिका का बात करेंगे हम तो जीवित कोशिका जो खोज किए थे, जो मृत कोशिका का खोज कर दिया था कौन? रॉबर्ट हुक। ठीक ना। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ये किया था ल्यूई वेन होएक ने। ल्यूई वेन होएक। ठीक ना। ये लगभग 1774 के आसपास के घटना। ठीक है, आप लोग कहिएगा सर बीच में हल्का सा ये क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि हल्का सा एक मतलब छोटा सा प्रॉब्लम बोलो, लाइट कट गया था। ठीक ना, लाइट कटने के बाद फिर से आया तो मैं चालू किया हूँ। देखिए मुश्किल हजार आएगा। देखो लाइट को भी पता है कि इनको रोकना जरूरी है, लेकिन कितनों रोक ले, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, जब सफ़र में कफन बहान कल चल ही दिए हैं तो रुकने की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट का जीवन सबसे, मेरे मानो तो स्टूडेंट का जीवन एक रंगदार जीवन है। इसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, ठोकर भी मिलेगी तो आपको सीख भी मिलेगा। ठोकर से ही सीख मिलती है। बहुत बच्चे कहता है सर हम बहुत ये हैं, मतलब गरीब हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या तो फिर हम बोले तुमको कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, रात को नहीं उठ पाते हैं। बाबू तुमको क्या मतलब लग रहा है कि मतलब केवल पढ़ाई लिखा ही तुम्हारा पाठ है? नहीं, वो भी संघर्ष भी एक किताब का ही पाठ है, वो भी हमारा सिलेबस है। पहले उससे तो तुम पास हो जाओ, पहले अपने आप से खुद से लड़ के पास हो जाओ, उसके बाद तुम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते फिर से एनर्जी के साथ। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था, याद रखना। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूई वेन होएक ने। ठीक ना। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद आए दो व्यक्ति जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। आप इस बात को दम पकड़ के बढ़िया से रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक ना, स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्वान लिख सकते हैं। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। क्या दिए थे? तो ये दिए थे कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ठीक है, लेकिन आपको 3 सवाल यहाँ पे लिखा चुके हैं, हम जरा गौर से सुनना। कोशिका, मृत कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो ये किए थे जीवित कोशिका का ल्यूई वेन होएक ने किए थे। और कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो वो किए थे आपका ये किए थे स्लाइडेन और स्वान ने किए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब आगे तुम लोग को बताते हैं कि कौन सा कोशिका कितना बड़ा होती है और किस में पाया जाता है। ठीक है, सुन लो ध्यान से, पहली बात गौर से सुनना। देखो सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले आपको कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक ना, माइकोप्लाज्मा नामक एक छोटा जीव होती है। ठीक है, और शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग इतना बड़ा होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अगर अंडा की लंबाई बताएं, हम लेंथ बताएं, तो वो होता है 180 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका चौड़ाई का, तो वो होता है 140 मिलीमीटर। ठीक ना, यानी एक तारबूज, तुम लोग देखिए तारबूज की बात करें हम, तारबूज समझते हो? तरबूजा, अरे भाई तरबूजा, जितना बड़ा तरबूजा होता है उतना बड़ा क्या होता है आपका ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, आगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल बोल रहे हैं, सारा जीव में मिला के बोल रहे हैं। ठीक है, और सबसे छोटी क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। लेकिन यदि हम बोलेंगे मानव में,
यानी मानव में बताइए कि सबसे बड़ी कौन सा है और सबसे छोटी कौन सा है। किसमें? मानव में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, सबसे छोटी कोशिका कौन सा है और एक सबसे लंबी कोशिका कौन सा है। ठीक है, मानव में बात कर रहे हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका को कहा जाता है स्पर्म। इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु, जो कि नर में पाया जाता है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ पाया जाएगा? नर में, यानी पुरुष में। ठीक है, किसमें? पुरुष में। लेकिन जो छोटी कोशिका होती है वो होती है ओबरम। ओब्रम होता है। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु, जो कि किस में पाया जाएगा? मादा में। और मादा के मतलब क्या होता है? स्त्री होता है। कई एग्जाम में तो आपको ये भी पूछ देता है कि बताइए मादा के मतलब क्या होता है, स्त्री या पुरुष। ठीक है, अब लंबी की बात करें हम तो ये होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। कैसा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। हिंदी में क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिका। तो मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सा हो जाएगा? शुक्राणु, जो कि नर में पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे थोड़ा सा कुछ बात अलग तरीके से मैं बोलूँ। पहले इसको मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो लेकर रख लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका आपका हो जाएगा ओवरऑल। चलो बड़ा फटाफट बताओ, हम पूछते हैं। ठीक है, ओवरऑल मतलब होता है कि सब मतलब पूरा मिला करके, सभी जीव मिला करके सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंडाणु, जो कि शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। ठीक है, और सबसे छोटी होता है माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव में बात करें हम तो सबसे बड़ी होती है शुक्राणु और सबसे छोटी होती है अंडाणु और सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चला जाए आगे। देखिए आगे चलते हैं। अरे लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अब हम लोग देखते हैं, गौर से सुनना। अब हम लोग देखेंगे पूर्व निर्माण कोशिका। ध्यान से सुनना, पूर्व निर्माण कोशिका क्या होता है, गौर से सुनो। देखो, पूर्व निर्माण कोशिका की अगर हम बात करें तो वैसा कोशिका, देखो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, वो भी हम जस्ट आपको बताया। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने यह बताया कि हमारे प्रत्येक शरीर का हर एक अंग कोशिका को बना हुआ है। ठीक है, यदि कहीं से हम लोग को चोट लग रहा है, कहीं पे हाथ पैर गोड़ हाथ कहीं भी अगर चोट लगता है तो कुछ कोशिकाएं टूट जाती है और उसके बगल वाले कोशिका उसको पूर्ति करता है। ऐसा किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है पूर्व निर्माण कोशिका। ठीक है, यानी कि यदि कभी कोई कोशिका इंडेज्ड हो जाए, मतलब वो खराब हो जाए, टूट जाए, तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या कहा होता है? उसी मतलब अगर पूर्ति हो गया तो उसको बोलेंगे पूर्व निर्माण कोशिका, जो कि सबसे तेज गति में होता है। मतलब सबसे तेज, मतलब कौन सा शरीर का ऐसा अंग है जो गलती से यदि मतलब अगर टूट फट जाए तो वो बहुत जल्दी से मतलब ये हो जाएगा रिपेयरिंग, मतलब वो ठीक हो जाएगा, और उसको कहा जाता है लीवर। यानी इसको हिंदी में बोला जाता है यकृत। बहुत बच्चन को तो पता नहीं रहता लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक है, और सबसे धीमी गति में बोले, धीमी मतलब क्या, मतलब एकदम नहीं के बराबर, वो होता है मस्तिष्क। यानी इसको बोला जाता है ब्रेन, मतलब माइंड, यानी इसको बोलेंगे मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क, शायद गलत लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या होता है। देखिए सुनो, सबसे ज़्यादा जल्दी यदि कोई कोशिका है जो रिकवरी होता है, मतलब ठीक होता है, तो वो होता है लीवर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समय लेता है वो होता है आपका क्या? मस्तिष्क। ठीक है, और हमारा जो लीवर है वो हमारा दायां साइड में, ठीक है, यहाँ मतलब बड़ी हाथ छोटी हाथ के बगल में है लीवर। इसीलिए यदि कोई इंसान किसी को चाकू मारता है लीवर की ओर तो बहुत जल्द मतलब ठीक होने के चांस है। ठीक ना, इसीलिए अब आप लोगों को कोई चाकू मारो करे तो उसको बोलेगा इधर न मत मारिए, आप लीवर तरफ मार दी ताकि हम जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, ये नहीं कहेगा बुड़बक कहीं के, मतलब क्यों बोलेगा उसको, तुम लोग चाकू मारने क्यों बोलेगा, है ना। आप लोग आगे चलिए, स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से समझो इस बात को। लीवर एक ऐसा अंग है, यदि कभी अगर वो मतलब कट गया या फिर किसी प्रकार से इंडेज्ड हो गया तो उसको ठीक होने में कम समय लगता है, बस इतना याद रखो। लेकिन मस्तिष्क के एक ऐसा अंग है जो गलती से भी अगर वहाँ पे चोट लग गया तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से ठीक होने में बहुत समय ले लेता है। ठीक है, यदि जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो सर है, यानी जो ये माथा है, उसके एक
जो कंकाल है, खोपड़ी है, उसको क्रेमियम कहा जाता है, ठीक है। वो अगर ऊपर लग गया, हल्का सा चमड़ा छिला गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्रेमियम पे चोट लगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन मस्तिष्क होती है, जो क्रेमियम का अंदर का भाग होता है, यदि वहाँ चोट लग गया तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है इस बात को कि मस्तिष्क में कभी चोट नहीं लगे। इसीलिए आप लोग गजनी फिल्म और तेरे नाम में देखे होंगे बढ़िया से, सलमान खान को पूरी तरीके से क्या हो गया था, जब चोट लगा मस्तिष्क पे तो क्या हो गया, वो इंडर्ज हो गए, मतलब काफ़ी समय तक वो कुआं में ही रह गए थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब आगे हम आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो है आपको एटीपी के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए पहले समझिए ध्यान से, पहले ये समझ ले, पूर्व निर्माण समझ में आ गया, इसको नोट कर ले कॉपी में। अब आगे चलो, सुनो ध्यान से, देखो ये होती है कोशिका। कोशिका का आकृति तो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन मैं आपको समझाने का काम कर रहा, थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है। इसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसका बना होता है? तो वो प्रोटीन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का बना होता है, और क्या होता है इसमें नहीं, ध्यान से समझना माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि ये कुछ नहीं करता है। बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात करें हम, तो पहले याद रखना कि ये खोज इसका किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो वो किए थे अल्टमेन ने। अल्टमेन नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। और इसी में एक छोटा सा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम चित्र बना पाए तो इसमें एक छोटा सा इस प्रकार का एक नली पाया जाता है जिसे कहते हैं क्रिस्ट। क्या बोलते हैं? क्रिस्ट। और ये ऑक्सीजन को यहाँ पर ग्रहण करता है। इसीलिए अगर शरीर में बोलेगा कोई कि बताइए ऑक्सीजन का अवशोषण कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, हल्का सा मिटा रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि जगह कम पड़ जाता है। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया में बता दिए हम कि इसको जो अंदर एक तिरछी इस प्रकार का एक छोटा सा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्ट, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन को लेता है और शरीर में ऑक्सीजन का शोषण कराता है, यानी कि अवशोषण करता है, ठीक ना। अब उसके बाद जैसा ही ये ऑक्सीजन को अंदर ले गया तो वहाँ पे एटीपी बनाता है। क्या बनता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये ऑक्सीजन को लेता है तो एटीपी के 38 अणु बनाते हैं। कितना अणु? आपसे अगर पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को जब ग्रहण करता है तो एटीपी के कितने अणु को बनाते हैं, तो वो बनाते हैं 38 अणु को। कितने अणु को? 38 अणु को बनाते हैं, ठीक है। अब यही 38 अणु को जब लेते हैं ना बाबू, तो इसी को जब 38 अणु, ये जो एटीपी वाला है, इसी से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज 1 ग्राम यदि ग्लूकोज है तो ये कितने अणु से मिलकर बना है? तो 38 एटीपी से मिलकर के बना है 1 ग्राम ग्लूकोज। और 1 ग्राम ग्लूकोज से हम लोग को 1 ग्राम ग्लूकोज से हम लोग को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कैलोरी क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसीलिए यदि आप देखिएगा, जो क्रिकेटर होते हैं वो ज़्यादा करके ड्रिंक करते हैं, मतलब पानी वगैरह पीते हैं, तो वो जैसे मान लीजिए कि अगर उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, कि मैदान में उतरे हुए अगर उनको एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो वो ज़्यादा करके ग्लूकोज का यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग का शरीर को दिन भर में कम से कम 2500 कैलोरी ऊर्जा का ज़रूरत होता है, जो कि 4.2 कैलोरी 1 ग्राम ग्लूकोज पूरा कर देता है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि यदि हम लोग ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करें ज़्यादा तो वो दिक्कत है, लेकिन कहीं कहीं पे ग्लूकोज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है, जहाँ पर ये एनर्जी नहीं काम कर रहा है वहाँ पर ही, ठीक है। अब ज़्यादा ये उपयोग करने से शरीर को हानि भी पहुँचा सकती है, ठीक ना। अब आगे चला जाए, और जैसे खजूर समझते हो? खजूर समझल करो, ठीक है। जो खजूर आता है ना, जो खजूर जो मतलब ये नॉर्मली गांव में होता है वो वाला खजूर बात नहीं कर रहे हम। एक खजूर आता है, बड़ा वाला रहता है, थोड़ा दाना टाइप से, वो शुष्क प्रदेश में ज़्यादा होगा, रेगिस्तानी वाला क्षेत्र में, जैसे राजस्थान में होता है, ठीक ना।
तो अगर आप 4 गो खजूर खा लिए ना तो आपको पूरी दिन भर के ऊर्जा वो प्रदान कर देती है, ठीक ना। खजूर में गर्मी होती है। अब ये समझ में आ गया कि 38 एटीपी के अणु 1 ग्राम ग्लूकोज बनाता है और 1 ग्राम ग्लूकोज 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। और हम लोग को दिन भर में मतलब दिन भर ऊर्जा की बात करें हम तो कितना ज़रूरत होता है, तो वो होता है हम लोग को 4.2 कैलोरी ऊर्जा का ज़रूरत होता है, ठीक है। अब आगे चला जाए, अब आगे हम लोग को सीखना है। अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, देख लिए क्या देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए। अब आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखना, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। पहली बात, कोशिका का आकृति ऐसा होती है, इसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे गोल्जी उपकरण होगा और इसके ऊपर एक छोटा सा झिल्ली होता है। क्या होता है, झिल्ली होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे और हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, कोशिका झिल्ली बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण जरा ध्यान से देखना, गोल्जी उपकरण क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो, कोशिका में गोल्जी उपकरण का मेन काम यह है कि ऊर्जा को ये एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। जैसे देखो, एक छोटा सा बात कहते हैं, सुनो ध्यान से। जो आदमी बोलता है ज़्यादा, जैसे अब हम लोग टीचर हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब बोलते हैं तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऊर्जा कहाँ होता है, जीभ को, क्योंकि जीभ ज़्यादा ऊपर नीचे हम लोग को करना पड़ता है। तो जीभ को भी जब हम लोग खाना खाएं, पानी पिएं, तो हम लोग को समान शरीर में मतलब समान रूप से ऊर्जा मिलता है। जीभ को भी उतना ही मिलता है, पैर को भी उतना मिलता है, हाथ को भी मिलता है। लेकिन जीभ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो जैसे देखो अब हम लोग पैर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। जब पैर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें तो पैर वाला ऊर्जा ऐसे इधर ले रहता है, तो वहाँ से भेज देता है किसके पास, जीभ के पास, कि तुमको पास खत्म हो गया ऊर्जा तो लो पैसा लो, ठीक है। जब हमको जब जरूरत पड़ेगा तो तुमको से ले लेंगे। अब एक बात बताओ, जो किसान होती है, किसान बोलता कम है, हाथ पैर उसका ज़्यादा चलता है, तो वो जीभ वाला ऊर्जा किसको दे देगा, हाथ पैर को दे देगा। यानी ऊर्जा का जहाँ जो मेन ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाना ही क्या करता है, गोल्जी उपकरण करता है। तो हम लोग के शरीर में गोल्जी उपकरण का ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है। और मैं आपको क्या बता पाऊँ, गोल्जी उपकरण हो गया। गोल्जी उपकरण जो होती है वो क्या करती है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में मदद करती है, ठीक है। अगला, नेक्रोसिस के बारे में थोड़ा सा समझ जाओ। नेक्रोसिस क्या होता है, देखो नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस जो होती है वो हमारे शरीर के अगर कोशिका कोई मर गया, यानी हम बोले मृत कोशिका, मृत कोशिका, मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है बाबू, नेक्रोसिस कहा जाता है, ठीक ना। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहा जाता है, ठीक ना। अब एक छोटा सा बात कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, देखो इस प्रकार से एक छोटा सा झिल्ली इस प्रकार होती है, ठीक है। और इसमें 2 वैज्ञानिकों ने इसको देखा कि ये क्या है, तो पता चला कि एक स्टैंड एक पिलर के समान होती है, जो कि कोशिकाओं को चिपकने से मदद करती है। कोशिका एक फोचका टाइप से अगर देखें हम यहाँ पे, अगर उसको अंदर पिलर नहीं दे तो वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो उसको ऊर्जा प्रदान करती है, उसको चिपकने नहीं देती है, वो एक पिलर के समान रहता है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार की होती है, ऊपर के चिकन रहेगा, ठीक है, ऊपर क्या रहता है, हल्का सा चिकन रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ बोलते हैं। स्मूथ मैंने हल्का जानवे करते होंगे, ज़्यादा आप लोग इंग्लिश जानते होंगे तो पता होगा, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है रफ। क्या बोला जाता है, रफ बोला जाता है, ठीक है। और जो रफ है वो राइबोसोम का बना होता है। किसका बना होता है, राइबोसोम का, राइबोसोम का बना होता है। ध्यान से देखना, ये पिलर जो होती है बाबू, वो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा चिकना है और नीचे वाला ऊबर खाबर हल्का हल्का बिंदु टाइप से है। तो वैज्ञानिकों ने इसको जूम करके देखा, अब हम जूम तो नहीं कर सकते, जूम करके देखा तो बोला ये ऐसा क्यों है, तो बोला गया कि ये हल्का हल्का दाना टाइप से एक राइबोसोम है, ठीक है, जो कि किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। और इसीलिए सवाल बन गया एगो कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें, ताकि इस मौका का फ़ायदा उसको भी मिल पाए, ठीक है। चलो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।